दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम उस एग्जाम की बात करेंगे जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जो कि सिंगल वनडे एग्जाम होता है और एक सिंगल से एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर से जिसको कोई भी भर सकता है, जिसमें सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन मांगते हैं और 35 जनरल एज है। उसके बाद जो जो छूट मिलती है वो अलग से है ना। तो उस एग्जाम के बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि क्या कट ऑफ होता है, क्या पेपर पैटर्न आता है, किस तरह के क्वेश्चन वो पूछता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कहाँ पोस्टिंग होती है, ट्रांसफर होता है, सैलरी होती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और क्या मटेरियल और क्या अप्रोच रखनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब कुछ इस पूरे वीडियो में क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि ये कोर्स इन्फॉर्मेशन बुकलेट है, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर कुछ दिन पहले डाल दी थी, जिसको ना भी मिली हो वो इस यूट्यूब के वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे जाकर दे ले सकते हैं। और दोस्तों जो ऐप है हमारा द ऑफिसर्स अड्डा के नाम से, उसमें भी पड़ी हुई है। तो जो भी अपडेट्स हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर बराबर डालते रहते हैं, तो आप लोग उस चैनल पे जुड़े रहिए। उसमें आपको टेस्ट, पीडीएफ्स, मटेरियल ये सब मिलता रहेगा बराबर, और जिसको हम टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं टोटल, ठीक है दोस्तों। और इस पूरी बुकलेट में जो भी है ये पूरा ओवरव्यू है, जिसमें मैंने पूरा आपको बताया है कि क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है। अब मेन चीज दोस्तों शुरुआत करते हैं कि नो द सीक्रेट टू क्रैक दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक। दोस्तों ये जो बात है यही मेन सबसे पूरा कीवर्ड्स है इस पूरी बुकलेट का, ठीक है, कि हमें पहली बार में एग्जाम को कैसे निकालना है। देखिए दोस्तों हम लोग पास मौके इतने नहीं मिलते हैं, हम लोग तैयारी के उस दौर में जहाँ वैकेंसी इतनी रेगुलर नहीं आ रही है। लेकिन अगर कोई वैकेंसी आ रही है और जिसको हर कोई भर सकता है, तो उस एग्जाम को निकालने का अगर थोड़ा सा भी सीक्रेट जान लेंगे तो वो आपका सिलेक्शन करा सकती है। क्योंकि ये यही एक वैकेंसी है जिसमें सिंगल पेपर से आप तुरंत ही कमिश्नर बन सकते हैं, ग्रुप ए लेवल की पोस्ट पा सकते हैं, सोचिए दोस्तों। तो दोस्तों उस लेवल की पोस्ट पाना है तो कुछ स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। उसी स्मार्ट वर्क को देखते हुए ही मैंने ये पूरे के पूरे कहते हैं ना एक ओवरव्यू बनाया है, ताकि इसको आप समझिए कि क्या तरीका होता है पेपर पहली बार में निकालने के का। दोस्तों सबसे पहला क्या है कि अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आपको अपना जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, वो समझना होगा कि पेपर में क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा है, किस तरह के सवाल कर रहा है वो, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में पूछ रहा हो या आपसे डिटेल आंसर करा रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है। वो सिर्फ सिंपल से क्वेश्चंस पूछता है और वो फिक्स है कि किसी टॉपिक से ज्यादा होगा, किसी टॉपिक से कम होगा। ये चीज आपको समझनी है, जिसको हम आगे समझेंगे भी, ठीक। दोस्तों है क्या दूसरे पॉइंट पे कह रहा है, क्रिएट अ स्टडी प्लान, ठीक है। आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना होगा। हम भी आपको एक स्टडी प्लान प्रोवाइड कराएंगे, प्लस आपको वीकली शेड्यूल भी देंगे, लेकिन आपको एक अपना प्लान भी बनाना होगा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है, कोई कम होता है, लेकिन आपको जो स्टडी प्लान बनाएंगे उसमें आपको सबको सब बराबर मतलब कहते हैं ना समय देना होगा। किसी को कम दे सकते हैं, किसी को ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन समय सबको देना होगा, क्योंकि आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर पास नहीं हो सकते। और ये है कि कोई एक सब्जेक्ट आपका खराब होगा तो पेपर से बाहर जरूर कर देगा, ठीक। तीसरे नंबर पे दोस्तों हम समझते हैं जो आपका रिसोर्स सिलेक्शन है, जो आपका स्टडी मटेरियल है वो क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये जो तैयारी का दौर है ना, उसमें हम लोग सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो मटेरियल को लेकर होते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कौन सा एग्जाम का मटेरियल किसके लिए डेडिकेटेड होकर बना है। तो जरूरी ये है कि हम वही मटेरियल चयन करें जिसका कहते हैं ना जो बना ही सिर्फ उसी एग्जाम के लिए हो। जो मटेरियल हम दे रहे हैं वो सिंगल वनडे एग्जाम ईपीएफओ के लिए ही डेडिकेटेड है, जिसको आप सिर्फ कहते हैं ना पढ़ लेंगे उतना ही सफिशिएंट है, कहीं और से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि जो मटेरियल होता है ना, एक बार आप चूज कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर आप उसी को ही सिर्फ प्रैक्टिस करिए। एक मटेरियल को अगर आप 3 से 4 बार पढ़ लेते हैं ना, तो दावे से कह रहा हूँ कि कोई भी मटेरियल बुरा नहीं होता है, कि जैसे मैं कहूँ कि ठीक है कोई बुरा है, खराब है, कोई बुरा नहीं होता है। किसी में कुछ चीजें कम होती, किसी में ज्यादा होती, लेकिन 80-90% लगभग सभी मटेरियल कवर करते ही करते हैं, क्योंकि कोई कोई अलग से नहीं बना देता, सब वही चीजें हैं। तो बस मायने रखता है कि आप एक बार मटेरियल का चयन कर लो और फिर बस उसको 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लो। जब आप मैक्सिमम पढ़ लोगे ना, तो आपको अपने आप लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। हम लोग की समस्या क्या होती है, हम लोग बस एक बार बुक पढ़ा, अरे बेकार है। कोई बुक बेकार नहीं होती, सब अच्छी होती है, क्योंकि बनती तो सब एक ही जैसे है ना, कोई अलग से तो बनेगी नहीं। तो इसलिए कोई भी आप एक बार पकड़ो और बस उसी पे ट्रस्ट करके बस पढ़ो। जब आप 3 से 4 बार पढ़ोगे ना, हर बार आपको कुछ नया मिलेगा। और जब आप कुछ नया सीखोगे ना, तभी आप पेपर में कहते हैं ना क्वेश्चन देखते ही उसको तुरंत आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों होगा क्या कि टाइम मैनेजमेंट ही सबसे बड़ी चीज है। आपको अपनी कमजोर चीजों पे फोकस करना होगा और जो मजबूत चीज है उसको साथ में लेकर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक। दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल।
हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब ये है दोस्तों कि जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारी जो दिनचर्या होती है वो अस्त व्यस्त होती है। फोकस करके हम जानते हैं हम भी स्टूडेंट रहे नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक ऑन एवरेज एक ऐसा शेड्यूल बना लेते हैं जिसको हम कंटिन्यू फॉलो करते हैं। और बनाना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि एग्ज़ाम के पहले आप ना चाहते हुए भी आप सो नहीं पाओगे अच्छे से, आपको नींद ही नहीं आएगी। इसीलिए कुछ ऐसी दिनचर्या बनाइए जिसमें आप एग्ज़ाम के पहले तो कम से कम पूरी नींद लें, पूरे हफ़्ते, तो अगर उस दिन नहीं भी लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन जो जीवनचर्या होती है, आपकी दिनचर्या होगी, वो यही होगी कि एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल रहे कि आप पूरी नींद लीजिए और फिर पढ़िए, ताकि आप कहते हैं ना ज़्यादा स्ट्रेस लें और पेपर के पहले एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाकर उस एग्जाम को देने जाएं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है, नियमित अभ्यास करना। देखिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है रेगुलर प्रैक्टिस करना। देखिए हम लोग क्लासेस का वीकली शेड्यूल भी दे रहे हैं, डेली टारगेट्स भी दे रहे हैं, प्लस एक पूरा 90 दिन का भी दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। और प्लस मायने रखता है कि आप किस हिसाब से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर आपको 8 घंटे या 9 घंटे का जो हमने वीक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसके बाद जो समय आपको बच रहा है लगभग 1 से 2 घंटा आप रिवीजन के लिए रखो। कुछ ना कुछ जॉब के लिए जो आपने अच्छी चीज पढ़ी हो, जो आपको टफ लगती हो या आपको ना समझ में आती हो, उस चीज का रिवीजन जरूर रखो। और वो रिवीजन किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। जैसे आपको रिवीजन में जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आपको कोई भी चीज जो आपको नहीं आती उसको बार बार दोहराना है, ठीक है। प्लस प्रैक्टिस में आपको जो भी आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित टेस्ट भी दे रखे हैं, प्लस पूरे जीएस के एनसीईआरटी के टेस्ट भी है, प्लस फुल मॉक भी है। तो जैसा डिमांड है पेपर की उस हिसाब से अगर आप पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो वो आप ही को हेल्प करेगा, ठीक। प्लस आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नोट्स दोस्तों क्या है कि नोट्स हमेशा उसी का बनाया जाता है जो आपको नहीं समझ में आता है या जिसको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रखना हो, क्योंकि सिलेबस तो बहुत वास्ट है और लास्ट टाइम में आपको कम से कम रख पढ़ना होता है। तो अपने हिसाब से आपको जो लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं लास्ट टाइम में पढ़ूंगा तो मेरे दिमाग में रहेगा। सबका अपना अपना तरीका होता है। कोई चीज़ कुछ लोग अच्छे चीज़ों के नोट्स बनाते हैं, कुछ लोग नोट्स उन चीज़ों का बनाते हैं जिसको वो प्रायः भूल जाते हैं। लगता है कि यार यार ये चीज़ मैं हमेशा भूल जाता हूँ, उसको बना लेते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब समझ लो आपको क्या बनाना है, क्या बेस्ट रखता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, ठीक। दूसरा दोस्तों क्या है कि स्टे पॉजिटिव, ठीक। देखिए दोस्तों तैयारी के दौर में कई बार हम डिमोटिवेट होते हैं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी भी नहीं आ रही है। तो इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो वैकेंसी आई ना ये सिर्फ आपके लिए आई है। बस मन में ठान लो कि हाँ मुझे कमिश्नर बनना है, तो आपको ग्रुप ए लेवल का एक कमिश्नर, एक ऑफिसर बनना है। और वो बस आपको जब जब आप थको या डिमोटिवेट हो, आप हमेशा सोचो कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना और मैं बनूंगा और ये वैकेंसी सिर्फ मेरे लिए आई है। तब आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे और आप सोचोगे हाँ मुझे निकालना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों कह रहा है सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस। तो देखिए दोस्तों है क्या कि हर एग्जाम की डिमांड अलग होती है। ये एग्जाम में 2 घंटे का पेपर होता है, 120 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो जो आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना वो उसी तरह करनी है जो एग्जाम की डिमांड है, जो एग्जाम का पैटर्न है। आपको उसी माइंडसेट में, उसी माइनस मार्किंग में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं छोड़ने हैं, और एक बकायदा 2 घंटा एकांत बैठ के उसको करना है। प्लस ऑफलाइन होता है, ओवलिंग भरनी होती है, 120 ओवलिंग भरने में आपको कम से कम 20 से 30 मिनट लगेगा। तो आपके लिए पेपर जो बचा वो 1.25 घंटे का ही बचा, क्योंकि बाकी आपको पेपर भरना होगा, कहीं कुछ होगा, बीच में पानी पीना होगा। तो आप मान के चलो आपके पास सिर्फ 75 से 80 मिनट है जिसमें आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। मोटा मोटा आपके पास 40 से 50 सेकेंड पर क्वेश्चन करने के लिए है, जिसमें आपको 15 से 20 कहते हैं ना मैथ रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, ये सब क्वेश्चन होंगे जिसको आपको देखते ही करना है। वो तब होगा जब अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करें, ठीक। दोस्तों ये जो पूरा मैंने आपको बता दिया, ये सारी जो आप देख सकते हैं ये सबके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। आपको मैंने पॉइंट्स बताए, आप अपने हिसाब से उसको बना के आप सोच के कि क्या मेरे लिए बेस्ट है वो करो, ठीक। सबकी डिमांड अलग होती है, सबकी तरीके अलग होते हैं और सबकी कहते हैं ना अ, मजबूत चीज और कमजोर चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपना अपना पूरा कर सकते हो। अब लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, ठीक। सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों एपीएससी का सिलेबस और एओयू का सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें अच्छे से दे रखी हैं, कुछ चीज़ें बिखरा दी हैं, ठीक। तो दोस्तों सिलेबस को समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों सिलेबस जो है जनरल इंग्लिश लिखा है, ठीक है, टू इवेल्यूट द ए कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक। ये जो लिखा हुआ है सिलेबस में, इसमें पिछले कई सालों में इंग्लिश में उन्होंने लगभग 20 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो
पूरा उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन इस बार भी आएंगे, कम हो सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं होंगे। और उसमें लगभग वो आधे क्वेश्चन ग्रामर से पूछ लेते हैं, आधे वो वोकैब से पूछ लेते हैं, जैसे इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स हैं, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है। इस तरह से पूरा रहता है, तो लगभग फिक्स मान के चलिए 20 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। और जिसमें लगभग अमूमन आपका टारगेट भी होता है कि 10 से 12 या 15 तक सही करने हैं, ठीक है। दूसरे पे आते हैं दोस्तों, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स। इसमें उन्होंने इंडियन कल्चर मतलब आर्ट एंड कल्चर, ठीक। दूसरा हेरिटेज, ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ठीक। उसके बाद लिखा है फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स। फ्रीडम मूवमेंट्स का मतलब हो गया दोस्तों मॉडर्न इंडिया, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न हिस्ट्री लगभग ये 1747 के बाद से पूरा जो है वो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है, तो ये पूरा फ्रीडम मूवमेंट्स इन्होंने इसमें बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद लिखा है करंट इवेंट्स, मतलब करंट इवेंट्स मतलब पूरा का पूरा करंट अफेयर्स है, जो भी लास्ट 1 ईयर का है वो आपको पढ़ना होता है, ठीक। उसके दोस्तों हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 अलग अलग टॉपिक हैं जो इन्होंने इसमें मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। इस पूरे टॉपिक को एक अलग अलग बुकलेट के तौर पर भी हमने दे रखा है और उसको समझाया भी गया है, ताकि ये चीजें पूरी करंट से जुड़ी भी हुई है और इनसे जुड़े हुए करंट के डेटा को पूछता भी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं डी नंबर पे, कह रहा है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको बेसिक आम भाषा में हम लोग पॉलिटी से रिलेट कर लेते हैं, ठीक। ये लिख तो रहा है बट पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। जैसा भी आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है उसमें, ठीक। इसके बाद पूछ रहा है प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये क्या है प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं, इकोनॉमिक्स का डेटा है, प्लस इकोनॉमिक्स की बेसिक जो डेफिनेशंस है, और मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वो ये पूछता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग, ठीक है, ये एक पार्ट है। और तीसरा इसमें लास्ट में लिखा है इंश्योरेंस। ये तीनों तीनों को हम मिला के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। अकाउंट, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये एक स्पेशल पार्ट है जो ईपीएफओ में अलग से आता है, जिसको बच्चे पढ़ते हैं। तो ये अकाउंट, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, और सबसे लास्ट में उसने लिखा है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये तीनों एक ही पार्ट है, ठीक है, जिसको हमने इसके लेबर लॉ के वीडियो में पूरा समझाया हुआ है। प्लस अकाउंट, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, इसका पूरा मटेरियल भी दिया हुआ है और वो पूरा का उसी से ही कवर होता है, क्योंकि इन्होंने तो एक वर्ड लिख दिया, बट जब क्वेश्चन का ट्रेंड आप समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा हाँ यार ये क्वेश्चन इस तरह से ही पूछता है वो। और वो उसमें बस ये चाहता है कि आपको अच्छी नॉलेज हो। और अब वो धीरे धीरे ना उसका लेवल उसने बढ़ा दिया है। अब सिर्फ इतना नहीं कि ऊपर ऊपर पूछ के निकल गया, नहीं, अब वो बकायदा लेबर लॉ और अकाउंट्स में अच्छे से पूछ रहा है और डीपली जा रहा है, ताकि वो पूरी परख समझ रहा है कि हाँ आपको नॉलेज होनी चाहिए। और जिसको लेकर हमने मटेरियल में वो सारी चीज़ों को ऐड भी किया है, प्लस क्लासेस में भी आपको ऐड कर रहे हैं, ताकि आपकी ये चीज़ें गलत ना हो, ठीक। उसके बाद दोस्तों जी में लिखा है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड जनरल साइंस। मतलब एक कंप्यूटर का पूरा वो है टॉपिक है, और दूसरा जनरल साइंस। जनरल साइंस में सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक एंड करंट से जुड़ा हुआ साइंस, ठीक। ओके। उसके बाद एच में लिखा हुआ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, और स्टैटिस्टिक एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब मैथ एंड रीजनिंग तो है ही है, प्लस एक स्टैटिस्टिक पार्ट भी इसने ऐड कर दिया, जिसको लास्ट टाइम भी हम लोग ने पूरा पढ़ाया हुआ था, मटेरियल भी दिया था, इस बार भी पूरा रहेगा, ठीक है। ये सिलेबस हमने एपीएससी का समझ लिया, जिसमें काफी कुछ लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं एओयू का सिलेबस को, ठीक है। देखिए एओयू के सिलेबस में भी वही टॉपिक कह रहा है, जनरल इंग्लिश, ठीक, जो जैसा एपीएससी वाले में था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, ये भी मॉडर्न इंडिया हो गई। करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ये करंट अफेयर्स हो गया, ठीक। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, इसमें उसने गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे इंडियन पॉलिटी ही लिख दिया है, ठीक है। और प्लस साथ में इकोनॉमी लिख दिया, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद इसने लिखा है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब अकाउंट से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है वो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, फिर है जनरल साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। समझ गए दोस्तों, लगभग जो एओयू का सिलेबस है वो तो एपीएससी में है ही, प्लस एपीएससी में डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन, स्टैटिस्टिक ये अलग से लिख रखा था, हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर को लिख रखा था, ये टॉपिक अलग से थे, बाकी तो सब यही है, ठीक है। अब इस सिलेबस को आप समझ चुके हैं, तो अब हम लोग आगे आते हैं एनालिसिस को समझते हैं कि किस साल कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उससे आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं कि जो लास्ट ईयर हमारा पेपर है, जैसे आप देख रहे होंगे ये मेरे ऊपर ही, कि लास्ट में 2021 का पेपर हुआ, 23 में एओयू, फिर एपीएफसी हुआ, जिसमें जो अकाउंट से क्वेश्चन आए वो लगभग 10 10 आए, फिर लास्ट वाले में 15 एपीएफसी वाले में, ठीक। लेबर लॉ देख सकते हैं कि 21 में तो 10 थे,
उसके पहले 17 वाले में 20 थे, 19 की मान लो, और लगभग फिर 21 आए, फिर 17 आए, मतलब अकाउंट्स और लेबर लॉ का वेटेज अच्छा खासा वेटेज है, मतलब आप समझ के चलिए कि 35 प्लस क्वेश्चंस पूछ ही रहा है वो इससे। ठीक है। फिर दोस्तों 15 मैथ रीजनिंग पूछ रहा है, फिर 20 इंग्लिश पूछ रहा है। ठीक है। कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चन है। जो कम ध्यान देने, और उसके बाद जो हम ध्यान देने वाला है वो हिस्ट्री है। ठीक है। और फिर साइंस है। जो कम ध्यान देने वाली चीज़ है, जिसमें पॉलिटी ले सकते हो आप, इकोनॉमिक्स को ले सकते हो, ज्योग्राफी को ले सकते हो, है ना, इन्वायरमेंट ले सकते हो। ये टॉपिक जो है जिसको आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो शुरुआत में, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया हमारा, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये 4 टॉपिक थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। जोड़ देने वाला क्या है जीएस में? साइंस है, हिस्ट्री है। ठीक। उसके बाद पॉलिटी। ठीक, ये 3 टॉपिक जो है अदर है, जिसमें अच्छा खासा वो पूछ रहा है ना, कंप्यूटर मतलब पॉलिटी की जगह। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इंग्लिश है, मैथ रीजनिंग है, लेबर लॉ और अकाउंट्स है। ठीक है। इस तरह से आप समझ गए किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। और जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ पे होना चाहिए जिसपे वो सबसे पहले शुरू कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम सीधे उस पे पॉलिटी पे एकदम से बिल्कुल फोकस कर दिया या इकोनॉमिक्स कर दिया तो हमारी मेन चीज़ छूट गई। नहीं, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले उसको कवर करो, ताकि अगर आपको 120 क्वेश्चन करने को मिले तो आप कम से कम 80-90 ऐसे अटेम्प्ट करो कि उसमें आपके होने के सिलेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाए। ठीक है। अब हम दोस्तों आगे आते हैं कि टेस्ट सीरीज। ठीक है। देखिए दोस्तों, है क्या, ये एक सिंगल वनडे एग्जाम है जो डिपेंड करता है एमसीक्यू पे। और जितना आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी सिलेक्शन होगा। और इसी को देखते हुए दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ फोकस किया है एमसीक्यू पे पूरा का पूरा, ताकि जो भी हम आपको क्लासेस दे रहे हैं प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं प्लस उसके जो टेस्ट दे रहे हैं, उसको अगर आप उतना ही कर लोगे और 1 से 2 बार रिवीजन कर लोगे तो आपका ऐसा नहीं क्वेश्चन, कहते हैं ना कि कुछ भी छूट पाए, आप मैक्सिमम अच्छा ही करोगे। ठीक है। जैसे हमने 21,000 एमसीक्यूज दे रहे हैं, जो हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। 6 से 12 तक आपको एनसीईआरटी की पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट मिलेगा, प्लस क्लास बाई क्लास टेस्ट रहेगा। ठीक है। और चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट रहेगा, ताकि आप जो भी पेपर पढ़ो, मान लो आपने पॉलिटी पढ़ी चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आप चैप्टर वाइज चैप्टर एमसीक्यू भी दे दो जाके, प्लस उसी हिसाब से आपको लेबर लॉ और अकाउंट्स पूरी की पूरी चैप्टर वाइज आप पढ़ो और आराम से जाके उसके एमसीक्यू दो, ताकि आपकी तैयारी एक साथ कंप्लीट होती चले, आपको बाद में फिर ये सोचना ना पड़े। ठीक। प्लस 51 फुल मार्क हम देंगे, जिसका डिटेल एग्जाम, वो कहते हैं ना, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, प्लस आप पूरा ऐप में उसी तरह दे सकते हो जिस तरह से पेपर होता है। ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट और रिवीजन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस वास्ट है, और उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारा जो शेड्यूल है वो सही रहे। ऐसा ना हो पता चला हम एक पे फोकस करे पढ़ रहे हैं और हम लेबर लॉ और अकाउंट्स पे ध्यान दे रहे हैं और हमारी मैथ रीजनिंग छूट गई। नहीं, आपको सिलेबस और शेड्यूल ऐसा बनाना है, हमने भी जो अभी देखेंगे आगे टाइम टेबल दिया हुआ उसमें सबको फोकस करना है ताकि आपको कुछ चीज़ छूटे ना। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने इंटरव्यू की प्रिपरेशन का बताया हुआ है, और इंटरव्यू वाला तो जब आप प्री निकाल लेंगे तो इंटरव्यू में बकायदा उसमें कैसे टैप भरना है ना, ये मैंने पूरा का पूरा आपको बुकलेट दे रखी है, 1 2 3 जो टेलीग्राम चैनल जो बनाया हुआ था उसमें भी पढ़ी है, प्लस इंटरव्यू ग्रुप बना रखा था उसमें भी। और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं कि वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, प्लस इंटरव्यू में तो बहुत से मॉक देते हैं और बहुत अच्छा भी होता है। जितना मॉक देंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बट ये चीज़ अभी के लिए नहीं है, ये तो जब आप निकाल लेंगे उसके लिए, लेकिन मैंने पूरा दे रखा है ताकि आपके मन में कॉन्फिडेंस रहे कि हमने तो पेपर निकाल ही लिया प्री, उसके बाद इंटरव्यू में हमारा पूरा सपोर्ट है आपको, प्लस मॉक भी मिलेंगे आपको, प्लस ऐसी बुकलेट मिलेगी जो इसमें आपको कहीं से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसी बुकलेट में बताया गया है डेफ कैसे भरना है, पूरी प्रिपरेशन, मैक कैसे क्वेश्चन पूछता है, पूरे क्वेश्चन का बंच, सब कुछ A to Z। ये एक परफेक्ट बुक है। ठीक है। उसके दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं यूपीएससी क्या है। ठीक है। यूपीएससी सब जानते हैं कि जो इस तरह से ग्रुप ए लेवल या ग्रुप बी लेवल के एग्जाम कराता है। ठीक है, जो इंटरव्यू बेस्ड होते हैं। ठीक। उसके बाद ईपीएफओ। ईपीएफओ एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। ठीक है। और जिसका पूरा नाम होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। दोस्तों इस ईपीएफओ में कई तरह की वैकेंसी आती है, जैसे एसएसए। मैं फिर बता दूं, एसएसए वैकेंसी भी आने वाली लगभग 2000 के आसपास रहेगी। ठीक। जिसमें उसके बाद एक एएसओ आती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर एक ईओईओ और एपीएससी, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा कोर्स है। ठीक। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पिछले कुछ सालों में ईपीएफओ ने कैसे वैकेंसी निकाली है। लास्ट 2 में देखी 418 पोस्ट एओईओ की आई, अभी फिर एक 159 आई, उसके पहले 421 आई थी, फिर 257 आई थी। अब करंट में जो आने वाली है दोस्तों उसमें लगभग 100 प्लस एपीएफसी और 200 प्लस एओईओ आएगी। ठीक है। और जो इसका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 300 मार्क्स के होंगे। ठीक।
120 क्वेश्चन 300 मार्क्स से होंगे, जो माइनस मार्किंग होगी 1/3 की होगी। और 400 के बाद जो टोटल पेपर होता है जिसमें 100 नंबर का इंटरव्यू जुड़ता है, ठीक है। 300 नंबर का तो आपका पेपर हो गया, प्लस 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो टोटल 400 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरिट, ठीक है। तो इस एग्जाम का कट ऑफ कैसे गया था, जब हम उसको समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा पैटर्न क्या है, पेपर की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। लास्ट एग्जाम को समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें 257 जो वैकेंसी थी उसमें कट ऑफ क्या गया था, ये 100 पे कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको आप 3 गुना कर लेना तो 300 पे हो जाएगी, ठीक है। 100 पे मतलब 120 क्वेश्चन जो थे उसमें अगर हम 100 पे मान लेते हैं उसको, अभी तो 300 पे काउंट हो रहा है, अगर हम उसको 100 नंबर मान लेते हैं तो 49.5 मतलब अमूमन 50% के आसपास गई थी, ठीक। उसके पहले दोस्तों 2016 वाला जो था एपीएफसी वाला, उसमें 66.5 गई थी 100 में, ठीक है। 100 में 66.5 गई थी। अगर आपको 300 में चाहिए करंट के हिसाब से तो उसको 3 गुना कर लीजिएगा, ठीक। उसका दोस्तों 2020 वाले में जिसमें 421 थी उसमें रिक्रूटमेंट में आपकी टोटल जो गई थी पेपर में वो 187 गई थी और फाइनल मेरिट 259 गई थी, ठीक है। फाइनल मेरिट सिलेक्शन पर 259 गई थी, ठीक। अब दोस्तों जो अभी एपीएफसी का कट ऑफ आया हुआ है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। वो उसमें जो कट ऑफ गया है जनरल का 257 गया टोटल 400 में, मतलब फाइनल सिलेक्शन में, ठीक है। इसी हिसाब से ओबीसी एफ 246, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग आपको तैयारी करने के लिए कितना मार्जिन चाहिए। आप हमेशा मार्जिन ज़्यादा ही लेके चलिए ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छा कर सकें, ठीक। दोस्तों अब क्या होता है कि अब हम इसको आगे बढ़ के समझ लेते हैं कि इसमें प्रमोशन कैसा होता है, ठीक है। प्रमोशन में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ईओ पोस्ट है लेवल 8 की होती है, 4 साल बाद इसमें एनएफयू लगता है जो लेवल 9 हो जाता है, 5400 मिल जाता है, ठीक। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी होती है वो 5 साल सर्विस के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं एपीएफसी बनने के लिए, तो वो लेवल 10 आपको मिल जाता है, ठीक। और जब वो एपीएफसी जो होता है 5 साल नौकरी कर लेता है तो वो एलिजिबल हो जाता है। प्रमोशन तब होता है जब सीट वैकेंट होती है, बट वो एलिजिबल हो जाता है आरसी 2 बनने के लिए। ऐसे ही आरसी 1 में 5 साल चाहिए होते हैं। एसीसी में जो मेन होते हैं एसीसी है ना, जो जोन के हेड होते हैं मोस्टली, तो उसमें 6 साल चाहिए होता है आरसी 1 पोस्ट पे, ठीक। ऐसे एसीसी एचक्यू जो होते हैं उनको 4 साल चाहिए एसीसी एचक्यू बनने में। और फिर उसके ऊपर आते हैं सीपीएफसी जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होते हैं, जो कि आईएएस होते हैं और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। देखिए दोस्तों सैलरी जो एपीएफसी और एओयू की है वो आप समझ सकते हैं कि जो लेवल 10 की पोस्ट है और लेवल 8 है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये जो मैंने सैलरी बताई है एक्स सिटीज की कैटेगरी के हिसाब से बताई है। जनवरी 24 मतलब ये इस साल की शुरुआत में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जनवरी 24 अब तक तो बहुत बढ़ जाती है, अगर आप उस समय ज्वाइन करते तो आपको लगभग है ना बेसिक पे जो होता है लेवल 8 का 47,600 होता है। करंट में डीए जो है 50% है तो 23,800 है। एचआरए मिलेगा आपको, टीए मिलेगा, तो टोटल आपको ये मान के चलिए 91,000 से ज़्यादा ही सैलरी मिलेगी, ठीक। ऐसे दोस्तों अगर आप एपीएफसी अगर उस समय ज्वाइन करते हैं, जब आप ज्वाइन करें तब तो फिर बहुत ज़्यादा ही होगी, है ना, क्योंकि तब तक डीए बढ़ जाता है और तब तक उसी हिसाब से एचआरए भी बढ़ता है ना। तो आप उसमें देख सकते हैं कि जो एपीएफसी की सैलरी वो लगभग 1,11,000 के आसपास है, क्योंकि उसमें बेसिक ज़्यादा है प्लस डीए ज़्यादा है, ठीक। तो इस तरह से जो सैलरी पॉइंट है वो लगभग बहुत अच्छा है, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट्रांसफर प्रमोशंस, ठीक है, क्या फैसिलिटी मिलती है। दोस्तों इसमें हम लोग ओवरऑल सब कुछ कवर कर रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो हम डिटेल में बाद में जानेंगे अलग अलग, लेकिन इस ओवरव्यू को देख लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर रहे कि इस वीडियो में और क्या क्या है इस पूरी पीडीएफ को, ठीक है। जिससे ट्रांसफर होते हैं जो एपीएफसी है वो 3 साल बाद एलिजिबल हो जाता है ट्रांसफर के लिए, ठीक। आरसी 1 भी 3 साल हो जाते हैं, आरसी 2 भी के भी 3 साल होते हैं, एसीसी लेवल पे 2 साल होते हैं, ठीक। फैसिलिटी क्या मिलती है दोस्तों, जो एपीएफसी होते हैं उनको एक एमटीएस मिल जाता है, एक पीए मिल जाता है, ऐसे ही सेम आरसी 2 में होता है। आरसी 1 में दोस्तों क्या होता है, डिमांड होती है, जैसे मतलब एज पर डिमांड, मतलब उनको ऑफिस चलाना है तो 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, जैसी उनकी इच्छा, ठीक। काम के हिसाब से वो रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम एसीसी के पास भी होता है, वो भी अपनी डिमांड के हिसाब से अपने पास लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक। दोस्तों इसमें जो वर्किंग आवर्स होते हैं और जो वर्किंग डे होते हैं वो 5 ही दिन का ऑफिस होता है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वर्किंग डेज 5 है, आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम लोग अब एपीएससी की नोटिफिकेशन और एओयू के उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेपर का डेट है वो तो लगभग फिक्स है, अप्रैल या जुलाई में होगा। नोटिफिकेशन का ये है कि वो थोड़ा भी आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि उसमें ईपीएफओ की तरफ से काम हो चुका है, बस यूपीएससी के है कि वो कब लेकर वो कब आउट करती है, जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था
तो जैसे पहले ही बता दिए थे पेपर 2 जुलाई को होगा, बट रिक्वेशन लेते-लेते उन्होंने इतना लेट कर दिया कि तैयारी का समय नहीं मिला। सेम दोस्तों हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं ईपीएफओ को कि आप जैसे वो भेजेंगे तुरंत वो निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं यहाँ से, एग्ज़ाम की डेट भी लगभग उन्होंने बता दी है कि इतना लगभग 2 जुलाई के आस-पास, जो पिछली बार हुआ था ऐसे ही अप्रैल या जुलाई में वो करेंगे, ठीक है? और उसी तरह से पूरा फ़ोकस आपका ये रहना चाहिए कि हम तैयारी को करते रहें। तो दोस्तों जो नोटिफ़िकेशन रहेगा वो लगभग सेम वैसे ही पेपर पैटर्न होगा, और जैसा लास्ट ईयर हुआ था कुछ भी बदलाव नहीं है, ठीक है? तो इसमें लगभग जो वैकेंसी है वो 100 प्लस एपीएफसी प्लस 200 प्लस एओयू। जो कोई भी व्यक्ति जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन है। कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए कहीं स्पेशल वेटेज नहीं चाहिए कि आपको लेबर लॉ आना चाहिए, आपको अकाउंट्स आना चाहिए, कुछ भी नहीं, ना कहीं वेटेज मिलता है। आप ये समझ लीजिए जो व्यक्ति कोई नॉर्मल ग्रेजुएट है बस वो पेपर दे और पास कर सकता है, जिसमें जो एज रहेगी वो जनरल के लिए एपीएफसी में 35, ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 इयर्स है। तो आप समझ लीजिए कितना अच्छा एक मौका है कि कोई भी व्यक्ति जो सिर्फ ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को भर सकता है। और सच्चाई ये है कि लोग नहीं भरते इसी डर से कि स्पेशल मांग रहे हैं या एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना कोई स्पेशल डिप्लोमा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ अगर ग्रेजुएट हैं और आपकी उम्र अगर एस सी के लिए 40 से अंदर है, जनरल की 35 के अंदर, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि टोटल एक पेपर होता है और एक इंटरव्यू होगा, ठीक? 300 नंबर का एक पेपर होगा जिसमें 120 एमसीक्यू आएंगे और फिर 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट होगा। इस दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि मेरिट कितनी गई थी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी तैयारी सही है, अप्रोच सही है, तो आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सिंगल एमसीक्यू से आप कमिश्नर बन सकते हो। इतना अच्छा गोल्डन चांस आपको मिल रहा है दोस्तों, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो एग्जाम की डेट है वो लगभग अप्रैल और जुलाई में होने के चांसेस हैं, ठीक? दोस्तों हम लोग बात करते हैं यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम को लेकर हमारी क्या स्ट्रेटजी है। देखिए दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसमें स्ट्रेटजी का मैं जिक्र करता रहा हूँ, और स्ट्रेटजी हमारी यही है कि आपको जो सुटेबल लगता है, मैंने स्टूडेंट बाय स्टूडेंट भी स्ट्रेटजी दे रखी है, प्लस वीकली शेड्यूल भी दे रखा है, प्लस 90 डेज का पूरा स्ट्रेटजी जो सिलेक्टेड लोग हुए उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे ऐसे शेड्यूल में ये चीज़ें रखनी चाहिए, उसी हिसाब से डिज़ाइन करके दी गई है, ताकि आप उतना ही पढ़ें और कंसाइज मटेरियल, कहते हैं ना, मटेरियल एक पकड़ो और उसी को 3 से 4 बार पढ़ो। जब आप एक मटेरियल को इतनी बार पढ़ लोगे ना, अपने आप वो एग्ज़ाम निकलेगा। और हमने इस पूरे मटेरियल को जो हम लोग दे रहे हैं, वो सिर्फ़ इसी एग्ज़ाम को डेडिकेटेड है। कहीं और से नहीं, सिर्फ़ इस एग्ज़ाम को डेडिकेटेड है, ताकि आप एक बार मटेरियल को पढ़ लो, क्लास देख लो, उसके बाद सिर्फ़ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। जितना आप पेपर लगाओगे, जितने एमसीक्यू लगाओगे, उतना ही जल्द नज़दीक कहते हैं ना सिलेक्शन के आओगे। और इसलिए हम इस बार 21,000 एमसीक्यूज़ दे रहे हैं, जो हिंदी में अलग हैं, 21,000 इंग्लिश में अलग हैं, जिसमें 51 फुल मार्क भी इंक्लूडेड हैं, प्लस एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के एनसीईआरटी के टेस्ट भी हैं, प्लस सेक्शनल टेस्ट भी हैं, ताकि आप जितना भी हो सकता है ऐप में जाके टेस्ट दें। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही आप अपने आप में ना अपने एग्जाम को लेकर कंप्लीट होंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि ये हमारी पूरी स्ट्रेटजी है जिसको हम समय समय पर टेलीग्राम चैनल और इन सब में डालते रहेंगे, ऐप में भी पूरा टेस्ट कराते रहेंगे। बस आप जैसा हम बता रहे हैं बस फोकस करके उतना पढ़ते रहिए, फिर मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम फिर कोई नहीं मतलब रोक सकता कि निकालने से, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले कि जो बुकलेट्स हैं इसको देख लेते हैं। बुकलेट्स जितनी भी हैं हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, ये सारी बुकलेट्स हैं। अकाउंटिंग की है, आर्ट एंड कल्चर है, लेबर लॉ है, ये सब मैंने कुछ फोटोज दिखा रखी हैं, बट सारी बुकलेट्स आपको ऐप में मिल जाएंगी। इस बार सभी बुकलेट्स में नया करंट अपडेट कर दिया गया है, प्लस जो एडिशनल टॉपिक कहीं कहीं छूट रहे थे, जैसा इस बार एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा लगा कि और ज़्यादा डीप में जा रहा, तो उन सब चीज़ों को भी ऐड कर दिया गया है, ताकि आपको इसके अलावा कहीं और भटकना ना पड़े, ठीक है? सेम दोस्तों ऐसे ही इंग्लिश की बुकलेट भी है। इंग्लिश में भी हम आपको सारी बुकलेट्स दे रहे हैं, ताकि आप सिर्फ उसको पढ़ें और उसका अब आप प्रिंट आउट निकाल के आराम से पढ़ सकते हैं, ताकि आपको लेबर लॉ हो गया, हिस्ट्री हो गया, अकाउंट हो गया, ए टू जेड सभी सब्जेक्ट्स की मिल रही हैं, फिर कहीं से आपको देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? और लेबर लॉ भी मैंने इस बार इतना डिटेल में बनाया है कि उसको अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ उससे बाहर चीजें नहीं आएंगी। और बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैंने उस चीज को बांट के आपको दिया है, ताकि जो एक टॉपिक आता है वो तो मैंने डिटेल में बताया, और जिसका टॉपिक बस है लेकिन पूछते नहीं है, उसको बहुत ही कंसाइज वे में, ताकि शॉर्ट में आप उसको समझ लो, आपकी नॉलेज में रहे कि हाँ ये क्या होता है, बस समझ गए? अब देखिए दोस्तों मैंने इसमें आपको जो जिक्र कर रहा था स्टूडेंट वाइज स्ट्रेटजी का, वो मैंने पूरा बता रखा है कि देखिए पहला जो हमारा टारगेट है वो 1 से 3 महीने का, मतलब 90 दिन का, जिसमें आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स है ना, पूरा स्टडी मटेरियल का रिवीजन, प्लस कुछ बेसिक टेस्ट, ये आपको पहले 90 दिन में कराए जाएंगे।
उसके बाद अगले 3 महीने में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, आपके पास 180 दिन से ज़्यादा दिन नहीं है, अभी भी ये समझ लो। आपको सिर्फ ये करना है कि 90 दिन जितना हो सकता है पहले पढ़ लो, और उसके अगले दिन 90 दिन सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस करो, और तभी सिलेक्शन होगा। आप ये सोचो कि एग्जाम आया, हम नोटिफिकेशन आएगा फिर तैयारी शुरू करेंगे फिर निकाल लेंगे, तो भैया नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस होती है, तैयारी नहीं हो पाती है कुछ भी अलग। उसी तरह से देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एसएससी स्टूडेंट के लिए, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए, और जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी शेड्यूल बनाया है। और ये शेड्यूल मैंने इस बात का ध्यान दिया है जो, ताकि जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इनसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो पूछता है जीएस में, जैसे साइंस से पूछ रहा है, ठीक। उसके अलावा वो कंप्यूटर से पूछ रहा है, और बाकी जो वेटेज है वो इंग्लिश का है ही है 20 क्वेश्चन का, मैथ रीजनिंग 15 है, प्लस लेबर लॉ और अकाउंट्स 35 प्लस क्वेश्चन है, जिसको मैंने अच्छा खासा वेटेज से दिया है, क्योंकि ये चीज़ें नई होती हैं, ये आपको और हमको समझने में थोड़ी सी टिपिकल होती है, इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से समझना है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैंने पूरा 90 दिन का शेड्यूल है, ये पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, स्टेप बाय स्टेप आप करते रहें। आपको एक हफ्ते वाले शेड्यूल को पढ़ने में 10 दिन लगते हैं, 14 दिन लगते हैं, आप लगाओ, आप बस उसी क्रम से पढ़ते जाओ। फिर आप देखना जिस दिन ये 90 दिन का पूरा खत्म होगा ना, आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट है, क्योंकि हमने इसमें सभी सब्जेक्ट्स को बराबर समय दिया है। और ऐसा नहीं कि आपका कोई चीज़ मजबूत है तो आप उसको छोड़ दो, नहीं। कभी कभी जो आपकी मजबूत चीज़ होती है ना, वही आपको बाहर भी कर सकती है। इसीलिए ज़रूरी है उस चीज़ को पढ़ना और रिवीजन करना। इसीलिए हमने इस शेड्यूल को बाकायदा इतने सिस्टमैटिक और एनालिटिकल ढंग से बनाया है, ताकि आपको सब चीज़ें कवर हो, रिवीजन भी होता जाए आपका साथ साथ, आप टेस्ट भी देते हो साथ साथ, आप पढ़ो भी साथ में रिवीजन भी करते रहो, ठीक है। और जैसे मैंने 90 डेज जो बुकलेट डाली है पूरी, उसमें मैंने पूरा बाकायदा दे रखा है कि अकाउंट्स में जो क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं पूरा मैंने देख रखा है कितने कितने घंटे की कौन कौन सी क्लासेस हैं, मैथ्स में कौन सी है, मतलब सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पूरी क्लासेस का शेड्यूल सब पढ़ा हुआ है, आप जितनी बार चाहे उतनी बार देखें। और इसके साथ ही कुछ क्लासेस जो भी हैं, जैसे हिस्ट्री की हैं, इकोनॉमिक्स की नई क्लासेस भी ऐड हो रही हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, प्लस जो पढ़ी हैं वो भी रहेंगे। तो हमारा ये है प्रयास कि हम जो अधिक से अधिक आपको दे सकते हैं वो तो हम देंगे देंगे, और जो सुधार कर सकते हैं वो हम करते रहेंगे, ताकि आपको जो क्लासेस आप दी हुई हैं वो तो आप पढ़ी पढ़ी, अगर आपको लगता है और दूसरी चीज़ की है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इसीलिए हम उस शेड्यूल को और चीज़ों को और बेस्ट करना चाह रहे हैं, ताकि आपको कहीं और ना भटकना पड़े, सिर्फ आप इसको देखो और उतना ही करते रहो, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पीछे लगा हुआ है हमारे, ये टारगेट बेस्ड शेड्यूल है। इसमें हमने पूरा बता रखा है कि 1 वीक का करने पर आपकी कितने परसेंट तैयारी होती है, 4 वीक करने पर आप 25% पे कंप्लीट करते हैं, 8 वीक में आप 50% कंप्लीट करते हैं। और ये शेड्यूल इसीलिए मैंने इस तरह से बनाया है, ताकि आप जितना भी दिन कर लेंगे उतने आप आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस दिन आप टोटल, तो 13 वीक है 90 दिन में, बट 15 वीक में क्या है कि पूरे फुल मॉक की प्रैक्टिस भी है, तो उससे आप कम से कम 100% अपने आप को कंप्लीट पा लेंगे, ठीक है। क्योंकि तैयारी तभी कंप्लीट होती है जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमने टोटल इस बार बैच बनाया भी हुआ है, तो हमने तीनों बैच को कंबाइन कर दिया। पिछली बार ईपीएफओ टॉपर बैच अलग था, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू प्रैक्टिस अलग थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने सब कुछ कंबाइन करके दे दिया है, क्योंकि जो पैटर्न बदल रहा है, उस तरह से जो चीज़ें टफ हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तीनों चीज़ों को जो बच्चा पढ़ेगा वही सिलेक्शन निकालेगा। इसीलिए हमने इस बार बिना किसी चीज़ों को तीनों को जोड़कर आपको दे दिया है, ताकि आप टोटल बस इसको पढ़ो, कहीं और मत भटको, जितना मटेरियल दे रहे हैं उतना करो, और जो चीज़ हम बताते जा रहे हैं शेड्यूल बस उतना करते जाओ। अपने आप, जब अपने आप को 90 दिन बाद आप जज करेंगे ना, तब आप पाएंगे कि हाँ, अब मेरे अंदर जो भी क्वालिटी है, चीज़ें, वो लग रहा है कि हाँ एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे अभी इस बार लास्ट एग्ज़ाम हुआ, मैंने आपको बताया कितने लोग सिलेक्ट हुए थे, इंटरव्यू पैनल भी था, सब कुछ था, तो हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अगला सिलेक्शन आपका ही होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए पूरा प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी चैनल यूट्यूब है, ये ऐप का नाम भी अब द ऑफिसर्स अड्डा हो गया है, जो पूरा चेंज हो गया, पुराना ऐप हट चुका है। और तो जो ऑल एग्जाम ट्रिक्स था, अब सिर्फ द ऑफिसर्स अड्डा एक नया ऐप है, उसमें ही सब कुछ चल रही है। अब जो लोग जुड़े हैं और ऐप देख रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि पूरा का पूरा यूआई इंटरफेस चेंज हो चुका है ना, तरीके, क्लासेस सब चेंज हो चुकी हैं, ताकि अब एक नया ऐप है, इसी में ही सब कुछ होगा। और डिस्क्रिप्शन से वीडियो टेलीग्राम का लिंक ले लीजिए, टेलीग्राम में बराबर टेस्ट आते रहेंगे आपको, और मटेरियल भी मिलता रहेगा, प्लस ऐप में भी अपडेट होता रहेगा। बस फोकस करके, कहते हैं ना, आप भले कोई भी फॉर्म ला लो, लेकिन इस एक एग्जाम को थोड़ा भी फोकस कर लोगे ना, तो क्या पता यहीं पे लिखा हो कि आपको हाँ कमिश्नर बनना है, सीधे ग्रुप पे एक सिंगल एग्जाम से आप बन सकते हो। तो इतना अच्छा गोल्डन चांस है दोस्तों, बार बार नहीं मिलता, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, मैं सारे वीडियोस डालता रहूंगा, लेकिन एक इस पूरे वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करना था। भले वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। और बाकी हम पार्ट में, शॉर्ट में अलग अलग पूरा डालते जाएंगे, ताकि आपको स्पेशल टॉपिक पे भी पूरी पूरी हम डिटेल में जाएं, जैसे सिलेबस एनालिसिस, कट ऑफ, इस पे अलग से भी बनाएंगे, बट
इस पूरे वीडियो में कंप्लीट इसलिए देना था ताकि एक वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी और अपनी स्ट्रेटजी को बना सकें और फोकस करके आगे बढ़ सकें। ठीक है, ताकि किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाए कि इसमें कोई स्पेशल डिप्लोमा, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं मांगते हैं। सिर्फ एक ग्रेजुएशन अगर करें हैं आप, और आप एज जनरल 35 से SC ST 40 से अंदर है, तो ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हम लोग को जानकारी नहीं है, इसलिए हम भर ही नहीं पाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।